गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब गर्मी के बाद सब जगह बारिश शुरू हो चुकी है, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, एंजॉय करिए, अच्छी बात है, पर कुछ वक्त अपनी पढ़ाई के लिए भी आप निकालिए। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना हिंदी ट्रांसलेशन। आपकी जो बुक है क्लास है इंग्लिश रीडर, उसका चैप्टर नंबर 7 है माई चाइल्डहुड, जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी जी अपने बचपन की बातें इसमें बता रहे हैं कि वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या क्या उनके साथ हुआ। तो इसके जो राइटर हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी कौन है? हमारे फादर ऑफ नेशन। वेरी गुड। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ है, इसको देख लीजिएगा आप। अगर वीडियोस में नहीं समझ में आएगा तो नो प्रॉब्लम, अपनी बुक ओपन करना बच्चों आप लोग, और इसको ध्यान से पढ़ना और समझना है। ठीक है, जब तक आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ऐसा ही हमारे गांधी जी भी कहते थे कि पढ़ाई में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी उनको डांट देता था ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो अब आपको भी ये सोचना कि टीचर आपको कुछ ना कहे, डांटे नहीं, तो आप मेहनत करिए बच्चों। ओके, चलिए स्टार्ट करें बच्चों। वेरी गुड। पैराग्राफ 1। मैंने अपना बचपन पोरबंदर में बिताया। मुझे याद है मुझे स्कूल भेजा गया। मुझे कुछ कठिनाई के साथ एक गुणन सारणी हल करने में सफलता मिली थी। मुझे उन दिनों के बारे में सिर्फ इतना याद है कि मैं दूसरे लड़कों के साथ मिलकर शिक्षक को हर तरह के नाम से पुकारना सीखता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि मेरी बुद्धि सुस्त रही होगी और मेरी याददाश्त क्षीण रही होगी। ठीक है, थोड़े से मिसचिफियस बच्चे होते हैं ना, शैतान बच्चे, वो टीचर को अलग अलग नामों से पुकार देते हैं। तो आप में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा, पर डोंट वरी, दिस इज़ फन। बचपन में सभी ऐसा करते हैं। ओके, पैराग्राफ 2। उस समय मेरी उम्र 7 वर्ष की होगी जब मेरे पिताजी पोरबंदर राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट चले गए। वहाँ मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। ग्रामशाला मतलब गांव की जो स्कूल थी, वहाँ भर्ती किया गया। और शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है, शिक्षकों के नाम भी याद है। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँगा। मतलब साधारण श्रेणी मतलब ना तो वो कमज़ोर थे और ना ज़्यादा तेज़ थे, ठीक थे, वो एवरेज थे। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में यहाँ तक पहुँचने में 12 वर्ष बीत गए। ठीक है, पहले गांव, फिर उसके बाद शहर, उसके बाद फिर वो हाई स्कूल में। तो इस तरह से उनको 12 ईयर्स पास हो गए थे यहाँ तक पहुँचने में। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा दिया हो। ठीक है, देखिए वो कह रहे हैं मैंने किसी शिक्षक को धोखा नहीं दिया, और न तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण नहीं, यानी कि उनका कोई फ्रेंड भी नहीं था। और आप लोग क्या करते हैं, फ्रेंड बनाते हैं और कॉल पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। देखो उस समय फ़ोन भी नहीं था और उन्होंने किसी को अपना फ्रेंड भी नहीं बनाया था। मैं बहुत ही शर्मीला हुआ करता था। मेरी किताबें और मेरे पाठ मेरे अकेले साथी थे। मतलब पाठशाला में मैं अपने काम से काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द मैंने जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी से बात करना मुझे अच्छा ना लगता था, और साथ ही ये डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। पैराग्राफ 3। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय एक उल्लेखनीय घटना है। शिक्षा विभाग इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द कैटल था। मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी। शिक्षक ने अपनी बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे एक ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर स्पेलिंग सुधार लेने को कह रहे हैं। मैं तो समझा कि शिक्षक ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पे कोई असर ना हुआ। मैंने दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी ना सीखा। ठीक है, पट्टी मीन्स स्लेट, स्लेट होती है ना। पैराग्राफ 4। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय
कभी कम ना हुआ, यानी कि वो हमें टीचर की फिर भी रेस्पेक्ट करते थे, डांट दिया तो कोई बात नहीं। बड़ों के दोष ना देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। ठीक है, बड़ों के दोष ना देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था, यानी कि बड़ों की गलती वो नहीं देखते थे। बाद में इन शिक्षकों के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे, फिर भी उनके प्रति आदर तो बना ही रहा। मैं ये जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वे जो कहें सो करना, उनके कार्य को जांचना नहीं है। ठीक है, बड़े जो कह रहे हैं उसको कीजिए, ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी समय के दो और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता, क्योंकि शिक्षकों को धोखा देना ठीक नहीं, उल्हाना सहा नहीं जाता। उल्हाना मतलब कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन अगर टीचर ने करते उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं अपना पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता, इससे अक्सर पाठ आधा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्या ही होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी नज़र पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। एक नाटक उसकी भक्ति उसके पिता के लिए। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं बड़े चाव से उसे पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास भी श्रवण कुमार का वह दृश्य था जिसमें वह अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठा कर यात्रा पर ले जाता है। किताब और पिक्चर दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी श्रवण कुमार की तरह बनना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। उन्हीं दिनों एक नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते मैं थकता ना था, उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं बार बार कौन जाने देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते थे। हरिश्चंद्र की तरह सब सत्यवादी क्यों नहीं होती, यह धुन बनी रहती थी और दिन रात मैं खुद से यही पूछता, हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। हरिश्चंद्र के दुख को देखकर उसका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूं तो मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंद बुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षक का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम से स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो रहते थे पढ़ते थे वहाँ पे एवरी ईयर रिपोर्ट जाती थी पेरेंट्स के नाम। उसमें पेरेंट्स जो भी बच्चा क्या कर रहा है, जो भी चीज़ है वो रिपोर्ट वहाँ पे भेजी जाती थी। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिलती थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। छात्रवृत्ति में स्कॉलरशिप। यह छात्रवृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि काठियावाड़ के सोरठ वासियों में से प्रथम आने वालों के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने ही हो सकते हैं। पैराग्राफ 9। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में तो मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वह मेरे लिए असहज हो जाता था। मुझे याद है कि मुझे एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया था। इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं बहुत रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराब जी ऐदल जी गीमी हेडमास्टर थे।
वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते और अच्छी तरह से पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनमें अरुचि थी, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था गांधी जी का कसरत में, क्रिकेट में। इसके अनिवार्य बनने से पहले मैं कसरत या क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही नहीं था। न जाने मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह मेरी अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा विद्या अभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान भी स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि मैं कसरत में न जाने मुझे नुकसान नहीं हुआ, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ, कसरत से अच्छा ही रहा उनके लिए। इसका कारण यह रहा कि पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पड़ी थी और वह मुझे रुचि थी, यानी कि अच्छा लगता था उनको घूमने जाना। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च शिक्षा से ही मुझे हवाओं की आदत पड़ गई थी और वह अंत तक बनी रही, मतलब टहलना उन्होंने छोड़ा नहीं। टहलना भी व्यायाम तो है ही, इसमें मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा, यानी कि दो रीज़न थे, ठीक है। पहला तो उनको पता ही नहीं था और दूसरा क्या थी, उनके पापा की वो सेवा करना चाहते थे। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने मिस्टर गीमे से विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे छुट्टी दी जाए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था, शाम 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिरी में पाया गया। मुझे कारण पूछा, मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने इसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का जुर्माना लगा दिया। ठीक रकम याद नहीं, मतलब उनको पैसा देना पड़ा कि आप आए नहीं ना, तो आप पैसा दीजिए, ठीक है। कंपलसरी था ना कसरत, एक्सरसाइज जो भी है। पैराग्राफ 12। मैं झूठा ठहरा। मुझे बहुत दुख हुआ, कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठ नहीं हूं। कोई उपाय ना रहा। मैं मन महसूस कर रह गया। समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वालों को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। गाफिल मतलब बेसुध नहीं रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय इस तरह की ये मेरी पहली और आखिरी गफलत थी। गफलत में गलती। मुझे धुंधले से याद है कि आखिर में वह जुर्माना माफ़ कर सका था। मैंने कसरत से मुक्ति कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद वह मेरी उपस्थिति का प्रयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं, तो गांधी जी को छुट्टी मिल गई। पैराग्राफ 13। लेकिन शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं ये जानता था कि पढ़ाई में सुधार लेखन की आवश्यकता नहीं, यानी कि गांधी जी ये मानते थे कि राइटिंग कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, आपको भी अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना है। गुड। पैराग्राफ 14। इस समय के विद्या अभ्यास के दूसरे 2 संस्मरण मुझे उल्लेखनीय है। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी। पहले ना शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी, तो गांधी जी की शादी भी बचपन में हो गई, जब वो 2री या 3री क्लास में थे, तब की बात है, ठीक है। तो ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी। तो उन्होंने क्या बोला उनको कि आप आगे क्या करो, जंप कर जाओ। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को इसके लिए अनुमति मिलती थी, यानी कि जो अच्छा होता था पढ़ाई में उसी को। इस कारण 3री कक्षा में मैं 6 महीने रहा। गर्मियों की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे 4थी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा में थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगी। मेरी समझ में कुछ ना आता था।
भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। भूमिति मीन्स ज्योमेट्री। मैं पिछड़ा हुआ था, अंग्रेजी माध्यम होने से ये मेरे लिए मुश्किल रहा। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ नहीं सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता था। कभी कभी ये सोचता कि एक साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में लाज आती थी। और जिन शिक्षकों ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी लाज आती थी। यानी टीचर पूरे सपोर्टिव थे, उनको मालूम था ये बच्चा अच्छा है, कर लेगा। अगर फिर ये सोचेंगे कि मैं पीछे चले जाऊँ तो टीचर भी उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाए कि हमने तो उस बच्चे पे क्या किया, बिलीव किया, और ये पीछे हो रहा है। फिर आगे गांधी जी कहते हैं, इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ ही दिया। मतलब फिर उन्होंने सोचा नहीं ठीक है, अब जो आ गए क्लास 4th में तो कोई बात नहीं। जब प्रयत्न करते करते मैं, ठीक है ये है मैं, यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है? उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही सरल और सरस विषय बना रहा। सरस मीन्स ईजी, ओके, या अच्छा बोल सकते हो आप, सरस मीन्स अच्छा। पैराग्राफ 16। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटने पर ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। जैसे ही मैं कक्षा 6ठी में गया, मैं हार गया। संस्कृत शिक्षक बड़े कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने, ठीक है इसको सिखाने करिएगा, विद्यार्थियों को अधिक सिखाने की होड़ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच होड़ रहती थी। फारसी में सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते तो फारसी बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं, उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किन का लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो तो मुझे बता। विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूं नहीं हारना चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ आकर। तो ऐसे उनको बोला। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवगणना ना कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर पांडे मास्टर जी का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी ना सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में मैं जितना रस ले सकता हूँ उतना ना ले पाता। ठीक है, अगर गांधी जी ने संस्कृत सीख ली तो हमारे जितने भी जो वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सारे संस्कृत भाषा में हैं। अगर उन्होंने संस्कृत ना सीखी होती तो वो इनको समझ नहीं पाते, इसलिए वो थैंक बोलते हैं कृष्ण शंकर पांडे जी सर का। ठीक है, तो आपको भी अगर टीचर कहे तो ध्यान से आपको पढ़ना है, वो बाद में आपको पता चलेगा वो आपके लिए कितना बेनिफिट है। मुझे तो इस बात पर पश्चाताप होता है कि मैं अधिक संस्कृत न सीख सका, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि किसी भी हिंदू बालक और बालिका को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना नहीं रहना चाहिए, यानी कि उनको संस्कृत सीखना ही चाहिए। पैराग्राफ 18 एंड आई थिंक दिस इज लास्ट पैराग्राफ। लेट्स सी। अब तो मैं ये समझता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रीय भाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। इन भाषाओं की संख्या से डरना नहीं चाहिए। यदि भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए तो सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो, तो ऊपर की भाषाएं सीखना सिर्फ बोझ रूप ना होगा बल्कि उसमें आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरे का ज्ञान सुलभ हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे
तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगी। आई थिंक कि आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। कि नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप पढ़ना चाहो इसको वापस आप पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।